चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब हमने कैसे आगे लेके बढ़ना है। देखें मैं हमेशा आप में से मोस्टली सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट में से जानते हैं। आप लोगों को मेरी एक अप्रोच का पता होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने हर सब्जेक्ट का वो कुछ डिफाइंड एरिया देखना है बाय द सिलेबस ग्रिड या बाय द मार्किंग स्कीम जिसमें आपको पता हो कि मैं 50 मार्क्स किन एरियाज़ में से सिक्योर आसानी से कर सकता हूँ। आपने वो एरियाज़ जो है वो क्या करने हैं, वो तलाश करने हैं। जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, जैसे हम टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स में हम देखते हैं कि मैं कहता हूँ सेल्स टैक्स बिज़नेस हो ग्रेड ए करो तुम्हारे 50 नंबर निकल जाएँगे। उस पे आपने एफर्ट करनी होती है। अगर हम सीआर की बात करें ना, तो सीआर का पेपर जो है वो क्लियरली स्टैंड कर रहा है कुछ चैप्टर्स के अंदर, कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर। अगर आपके वो स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, यकीन माने आपका पेपर निकल जाएगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और अगर वो हम उन करेक्ट स्टैंडर्ड्स की बात करें, हमारे पास आएगा IAS 38। और IAS 38 इससे पहले VFAR 2 में था, फिर स्कीम चेंज हुई। फिर उनको लगा पता कि यार ये तो हम एफआर में भेज देंगे, फिर एफआर में आ गया। फिर उनको लगा पता ज्यादती हो गई है बच्चों के साथ। बच्चों ने कहा कि भाई हमें IAS 16 दे दिया है, IAS 38 दे दिया है, हमें फाइनल अकाउंट दीजिए, अब तो मरने वाले हो गए हैं। वापस सारा कहाँ आ गया, ये सीआर में आ गया। जब ये वापस सीआर में आया, मतलब इसकी इतनी मूवमेंट हुई है, तो अब ये सीआर का ही पार्ट रहेगा जब तक आपका ई कैप का एजुकेशन बॉडी का दिमाग खराब नहीं होता। लेकिन ये आपका हमेशा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग बन जाएगा एंड एक्सपेक्ट द लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। ये आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें से आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हम क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। नंबर वन, चैप्टर गिनिएगा। इसके बाद आपके पास आएगा सेकंड चैप्टर, दैट इज IAS 12 टैक्सेस। और टैक्सेस में हम करंट और डेफर्ड टैक्स की बात करेंगे, इजी चैप्टर है, सेकंड हो गया। नंबर 3 इसमें आपने रखना है IAS 1037 विद इफ्रिक 1। ये 3 चैप्टर हमारे हो गए। नंबर 4 है आपके पास IFRS 15। ये 4 चैप्टर, जिस बंदे को ये 4 चैप्टर अच्छी तरह से आ गए, उसको ये यकीन रखना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ दीज 4 चैप्टर ही विल बी एबल टू सिक्योर 40 मार्क्स। 40 मार्क्स जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ मैं इन 4 चैप्टर्स की अप टू 40 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अब जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, इसमें आप ऐड कर लें अपना लीजिस और कंसोलिडेशन। अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, आपका पेपर पास हो जाएगा। अगर आप सारा कुछ कर लेते हैं, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। तो हमने यही करना है। हमारी अप्रोच क्या होगी, हम ये 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 और ये हमने कोई 2 वीक्स में करना है। उसके बाद लीज और कंसोलिडेशन। जब आपके ये वाले 4 स्टैंडर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यू विल गेट टू नो कि भाई हमारा पेपर जो है वो क्या हो सकता है। तो सीआर के जितने बच्चे जो हैं, जो सीआर में बैठे हुए हैं, सीआर की तैयारी कर रहे हैं और सीआर में अपेयर होना चाहते हैं एंड दे वांट टू नो कि यार अब तो हमारे पास 40 दिन रह गए हैं, 40 दिन में ऐसा क्या करें कि हमारा पेपर पास हो जाए। 40 दिन में 38, 12, 1037, 15, 16 कंसोलिडेशन। अगर आप ये कर जाते हो, आपका पेपर 100% जो है वो पास हो, और ये डूएबल है। लाइक दे आर नॉट डिफिकल्ट एरिया। ऐसा वो एरिया नहीं है कि भाई आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी ना, इजी और डूएबल एरिया है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, पास्ट पेपर्स करने हैं। जब हम पास्ट पेपर्स की बात करेंगे, तो आप अपना बेंचमार्क बना लें स्प्रिंग 2022 से लेके स्प्रिंग 2026। ये वो अटेम्प्ट है जिसके आपने क्या करने हैं, सारे के सारे पास्ट पेपर्स।
सिर्फ। इससे लेटर, इससे अर्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए इनफ है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपका पेपर जो है वो पास। तो दिस इज़ द प्लान ऑफ अस कि हमने इस तरह से इसको लेकर चलना, इस एक्सप्रेस। गॉट इट? अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है IAS 38 इंटैंजिबल्स। डिस्कस करेंगे IAS 38, इसको हम क्या कहते हैं, इंटैंजिबल्स। इंटैंजिबल्स क्या होते हैं? पढ़ना है, समझना है, सीखना है, क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या है, कौन से एस्पेक्ट्स की टाइप है, वो हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे। कंसेप्चुअली जो है वो क्या करना है, आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है। आप अपने कंसेप्ट्स के ऊपर पक्के हो जाएँ, तो आपके इंटैंजिबल्स निकल जाएँगे, और इंटैंजिबल्स की एडजस्टमेंट्स आपको जाके मिलती हैं कंसोलिडेशन में भी। तो इसलिए ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी एडजस्टमेंट जाके टैक्स में मिलेगी, जहाँ पे हम डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वहाँ पे भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इसको ज़रा हम देखते हैं, क्या है, कैसे है और किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होंगे। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंडरस्टैंड जो है वो करते हैं। पहले हम अपनी बेस बनाएँगे, हम पहले कंसेप्ट समझेंगे कि हम बात कर क्या रहे हैं। लाइक समझेंगे, उसके बाद आई विल टेक यू टू द नोट्स, हम बुक के ऊपर जाएँगे, स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे, देखेंगे किस पैरा में क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसके एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, उसके पास पेपर्स करेंगे, एंड दैट इज़ ओके। हमने सीखना है, आपने सीखना है, क्रैमिंग की तरफ नहीं जाना। एक चीज़ आपने करनी है, जब हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लें, जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आपने एक काम लाज़मी करना है कि आपने स्टडी टेक्स्ट से इस चैप्टर को रीड करना है। कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें से IAS 38 वन ऑफ इम्पॉर्टेंट है। तो रीडिंग आफ्टर द चैप्टर आपने लाज़मी करनी है, दैट इज़ वाजिब ऑन यू इफ यू वांट टू क्लियर इट। ये चीज़ आपने याद, रीडिंग छोड़नी नहीं है। रीडिंग जो है वो आपने छोड़नी नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। गॉट इट? रीडिंग लाज़मी करनी है आपने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर रीडिंग इज़ लाज़मी ऑन यू। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं और हम इसको समझते हैं, हम अपनी एक बेस बिल्ड करते हैं। सवाल मेरा ये है, मेरा आप सबसे सवाल है, आप ज़रा फ़ोकस कीजिएगा। अ, इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन यू ओन अ कंपनी। जस्ट इमेजिन यू ओन अ कंपनी। आप एक कंपनी के मालिक हैं। आप एक कंपनी को अपने पास लेके बैठे हुए हैं। मेरा सवाल है कि आपसे पूछूं, आपकी कंपनी को क्या चीज़ वैल्यूएबल बनाएगी? अब जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना कि विच थिंग मेक्स योर कंपनी वैल्यूएबल, अब आपके जवाब आना शुरू हो जाएंगे, या आपके माइंड में आएगा, यार कंपनी वैल्यूएबल होगी जब उस कंपनी की बड़ी सी बिल्डिंग होगी। आपने कहा हाँ भाई, जितनी अच्छी बिल्डिंग उतनी अच्छी कंपनी। आपने कहा जब इस कंपनी के पास मशीनरी जो है
वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ यार, एडवांस प्लांट है, जापान से इंपोर्ट किया है, जर्मन प्लांट है, जर्मन मशीनरी है। इस कंपनी के पास जो जर्मन प्लांट लगा हुआ है, जर्मन मशीन लगी हुई है, कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है, कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक कंपनी जिसके पास 1940 की मशीन है, एक कंपनी जिसके पास 2025 की मशीन है, अगर दो कंपनियों का आप कंपैरिजन करेंगे तो किस कंपनी को आप हाईली रेट करेंगे, खुद बताएं। जाहिर सी बात है वो कंपनी जिसके पास 2026 की मशीन है। जी, आप कहेंगे जी इन कंपनी के पास कैश बड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है, वैल्यूएशन। आप कहेंगे इस कंपनी के पास बैंक बैलेंस जो है बड़ा अच्छा है। आपने कहा जी इस कंपनी का इक्विपमेंट जो है वो बड़ा शानदार है, सारा इक्विपमेंट जो है वो जर्मन बेस्ड है। आपने कहा जी इस कंपनी का फर्नीचर जो है वो बड़ा जानदार है, सारे का सारा सॉलिड वुड का है। अब ये जवाब देंगे कि यार बड़ी बिल्डिंग, बड़ी मशीनरी, ज़्यादा कैश, ज़्यादा बैंक बैलेंस, एक महंगा इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, अकॉर्डिंग टू यू दैट मेक्स योर कंपनी वैल्यूएबल। ऐसे ही है। सवाल मेरा है कि इफ़ दैट इज़ योर आंसर, अगर आप सबके माइंड में ये जवाब आया था कि ये चीज़ आपकी कंपनी को वैल्यूएबल कर रही है, ये कंपनी आपकी ये चीज़ें जो हैं वो कंपनी की वैल्यू बढ़ा रही हैं। आप कंपनी की बिल्डिंग देख के कहेंगे हाँ भाई बिल्डिंग बड़ी शानदार है, कंपनी का मशीनें देखी बड़ी शानदार है, कंपनी के एसेट्स देखे, कैश देखा, कंपनी के बैंक्स देखे, कंपनी का फर्नीचर देखा, आपने कहा कंपनी की वैल्यू है, जितनी बड़ी जितने बड़े असासे उतनी बड़ी कंपनी की वैल्यू है। सवाल मेरा ये है, क्या जो कोका कोला है इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये वैल्यूएबल है? सवाल ये है, क्या माइक्रोसॉफ्ट इसके मुताबिक वैल्यूएबल है, जो अभी हम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं? सवाल मेरा ये है, क्या ओपन एआई, बिकॉज आजकल एआई चल रहा है, ओपन एआई इस हिसाब से वैल्यूएबल है? क्या एंथ्रोपिक इस हिसाब से वैल्यूएबल है? क्या एनवीडिया इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो हमने अपने स्क्रीन के बाएं दाने में लिखा हुआ है, क्या वैल्यूएबल है? अगर मैं आपसे पूछूंगा आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पूछूं कि भाई कोका कोला के पास क्या है? क्या कोका कोला की जो आप कहते हैं भाई दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, क्या कोका कोला किसी गोल्ड माइन को ओन कर रही है? क्या कोका कोला के पास कोई सोने की खाने हैं? आप कहेंगे नहीं, के पास तो ऐसी कोई भी नहीं है। क्या कोक के पास थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग है? आप कहेंगे नहीं, उसके पास गोल्ड माइन नहीं है, उसके पास हजार बिल्डिंग नहीं है, देन व्हाई दे आर वर्थ इन बिलियन? इसकी वैल्यू बिलियंस में क्यों है? माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या दुनिया का तेल है? अब आप कहेंगे सऊदी अरामको के पास दुनिया का तेल है, समझ आती है। इसके पास तेल है? नहीं। इसके पास क्या दुनिया की सारी बिल्डिंगें हैं, जायदादें हैं, फर्नीचर है, मशीन है? नहीं। व्हाई इट वैल्यूज इन बिलियन? सेम फॉर ओपन एआई, सेम फॉर एंथ्रोपिक, सेम फॉर एनवीडिया। क्यों? व्हाई? आपका जवाब मिलेगा सर, इसकी वैल्यू है इसकी कोक की रेसिपी में। इसमें इसकी कोक की रेसिपी में इसकी वैल्यू है कहाँ? इसके लोगों में। इसकी वैल्यू है इसमें छुपी हुई, इसके फॉर्मूला में। इसकी वैल्यू किस में है छुपी हुई? कस्टमर के ट्रस्ट में। इसकी वैल्यू किस में छुपी हुई है? पेटेंट्स में। इसकी वैल्यू किस में छुपी हुई है? कॉपीराइट्स में। इसकी वैल्यू किसमें है? डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में। किसमें है? अगर ये सारी हम बात करें, इनकी वैल्यू किसमें है?
टेक्नोलॉजी में। अब आप देखें, ये जो बातें लिखी हैं, ये सारी बातें क्या इनको वैल्यूएबल नहीं कर रहे? अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, एक निशात लिमिटेड है। अगर निशात लिमिटेड की वैल्यू करेंगे तो आप उसको देखेंगे, लेकिन अगर हम इन कंपनीज की बात कर रहे हैं, इन कंपनीज के पास तो ये है ही नहीं, तो इन कंपनीज की वैल्यू क्या इन चीजों से नहीं है? बताएं। इनसे है। इन कंपनीज की वैल्यू इन चीजों से है। अच्छा, यहाँ पे जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये वाली, ये वाली, क्या आप इनको टच कर सकते हैं? क्या इन चीजों को आप टच कर सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन क्या इन चीजों को आप टच कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या ये चीजें पैसा कमा के दे रही हैं? इज यस। क्या ये चीजें पैसा कमा के दे रही हैं? इज यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम उन एसेट्स को पढ़ के आए हैं, हम सारा कुछ वो डिस्कस करके आए हैं जो हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट करता था, जो हमें पैसा कमा के दे रहा था। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा कि यार ये भी वो चीज़ें हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये भी वो चीज़ें हैं जो फिजिकली बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम इनको टच नहीं कर रहे, लेकिन इनकी वैल्यू है। ये हमें कमा के दे रही है, ये हमें अर्न करके दे रही है। इनको हमने क्या करना है? लेके चलना है। जब इन चीज़ों की बात आएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड का जन्म लिया जाएगा। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? IAS 38 होगा। उसका नाम क्या होगा? IAS 38 होगा। बिकॉज माजी में बात करें तो माजी के कारोबार कुछ और थे, आज के कारोबार कुछ और हैं। 2000, आप सबकी एवरेज एज जो है वो इस वक्त 20 से 25 के दरमियान होगी। क्या 2008 में इंस्टाग्राम एग्जिस्ट करता था? क्या 2005 में आईफोन एग्जिस्ट करता था? क्या 2010 में व्हाट्सएप एग्जिस्ट करता था? 2012 में, 2013 में क्या आपने ज़िंदगी में कभी इमेजिन किया था कि आप पढ़ रहे हैं और आप सीए कर रहे हैं या आप एसीसीए कर रहे हैं और आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं ऑन अ सॉफ्टवेयर, ऑन अ प्लेटफॉर्म, नॉट इन एनी फिजिकल इंस्टीट्यूट, फिजिकल क्लासेस? क्या ये आपने कभी सोचा था? इसका मतलब जब हम माजी की बातें करते हैं तो माजी में तो बिजनेस बड़ा आसान था भाई। लैंड ले लो, डंगर बांध लो, फैक्ट्री ले लो, मशीनें लगा लो, अकाउंटिंग ईज़ी होती थी। अकाउंटिंग जो है वो बड़ी आसान होती थी। लेकिन अब विद द एवोल्यूशन, विद द चेंजेस, दुनिया इतना रैपिडली चेंज हो रही है कि अब हमारे एसेट्स वो बड़ी-बड़ी इमारतें नहीं हैं। अब हमारे एसेट्स वो करोड़ भैंसे नहीं हैं। अब हमारे एसेट्स जो हैं वो सिर्फ़ वो मशीनें नहीं हैं। अब इस रैपिड चेंज के बाद, मेटा के बाद, NVIDIA के बाद, एप्पल के बाद, गूगल के बाद, माइक्रोसॉफ्ट के बाद, अब हमारे एसेट्स क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स। अब हमारे एसेट्स क्या बन गए हैं? हमारे एसेट्स बन गए हैं सॉफ्टवेयर्स। बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ रुपीज इन देम एंड दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर अस। जस्ट लाइक दैट, कि आपने एक मशीन में पैसा लगाया हुआ है और मशीन में अगर आपको पैसे कमा के दे रही है, सेम उसी तरह से, क्या सेम उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर भी क्या कर रहे हैं? आपको पैसे कमा के दे रहे हैं। नाउ आपके लिए क्या है? एल्गोरिथम्स पैसा कमा के दे रहे हैं। आपके लिए क्या है? AI मॉडल्स।
अभी आप रोज सुनते हैं एआई आ जाएगा कारोबार खा जाएगा, एआई आ जाएगा कारोबार खा जाएगा। भाई जब कंपनीज ने बिजनेसेस ने बैठना है, जब बिजनेसेस ने एआई को इम्प्लीमेंट करना है, तो अभी तो एआई की अकाउंटिंग ही हमने डेवलप नहीं की। अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं क्लाउड का इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्लाउड मेरा काम करे, उसको मैंने अकाउंट फॉर कैसे करना है, इस पे भी नहीं है। लेकिन मुझे क्लाउड पैसे कमा के दे रहा है, मुझे चैट जीपीटी पैसे जो है वो कमा के दे रहा होगा, तो ये भी है। उसके अलावा आप बात करेंगे पेटेंट्स पैसे कमा के देंगे। डाटा, सर डाटा इस वक्त इसको कहते हैं न्यू ऑयल। इस वक्त दुनिया में सारी जंग जो है वो किसके ऊपर चल रही है पता है आपको? डाटा के ऊपर। आपके ख्याल से ये चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया, इस तरह के सारे जो एआई टूल्स हैं जो फ्री में आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ये बदले में क्या ले रहे हैं? बदले में दे आर गैदरिंग अ डाटा ऑफ यू। कभी आपने ये चीज इमेजिन की है, सोची है, ऑब्जर्व की है कि आप घर बैठे हुए हैं और आप घर बैठे बैठे आप माइंड में एक चीज सोच रहे होते हैं, डिस्कस भी नहीं करते, आप मोबाइल ओपन करते हैं, आपको उसकी कस्टमाइज एड्स आना शुरू हो जाती हैं। कभी सोचा है आपने, कभी गौर किया इस चीज पे? या कभी आपने गौर किया कि इस वक्त आप बैठे हुए, मेरा ये मोबाइल पड़ा हुआ है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करूं कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई वेबसाइट जो है उसके लिए डोमेन परचेज करनी है, मैंने सिर्फ इस वक्त इस लेक्चर डिलीवर करते हुए डोमेन परचेज करने की बात की है। अब मैंने डोमेन परचेज करने की बात की है, जैसे ही मैं अपने सोशल मीडिया पे जाऊंगा, मुझे कस्टमाइज एड्स आ जाएंगी, डोमेन्स की, कोड आईडी की आ जाएगी, होस्टिंगर की आ रही होंगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दीज कंपनीज वर्किंग ऑन द डाटा, और डाटा जो है वो इनके लिए क्या है? समझ से। अब हाउ समवन कैन नो कि भाई मैं इस वक्त उसके बारे में सोच रहा हूँ, हाउ समवन कैन नो कि इस वक्त मैं वेबसाइट के बारे में सोच रहा हूँ, हाउ समवन कैन नो कि मैं इस वक्त किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहा हूँ, हाउ समवन कैन नो कि मैंने इस वक्त यार कोई लैंड देखना है? किसी को नहीं पता। मैं इस कमरे में बैठ के अपने आप से बात करूं और ये मोबाइल पड़ा है सामने, लैपटॉप कंप्यूटर पड़ा हुआ है, बट जब मोबाइल ओपन करूंगा मुझे एड शो हो रही होंगी। अब वो एड्स क्यों शो हो रही होगी? कि वो कंपनी डाटा कलेक्ट करेगी और इनको बेचेगी कि हम आपके प्रोडक्ट्स जो हैं इस बंदे को जिसने इंटरेस्ट शो किया है उसको शो करेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं? वो इस डाटा की कलेक्शन से पैसा कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाटा से पैसा कमा रहे हैं। सिमिलरली नॉलेज हो गया, उससे पैसा कमा रहे हैं। आपके जो क्वेश्चन ईयर्स होते हैं, ये जो है वो क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि इनको हमने क्या रिकॉर्ड करना है? इनको हमने क्या करना है? कैसे रिकॉर्ड करना है? इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? IAS 38 में जाएंगे। बिकॉज बिफोर IAS 38 इनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब इनके बारे में क्या करना है? हमने इसको देख, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? IAS 38 आएगा, बिकॉज इनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे एसेट्स हैं। ये हमारे क्या हैं? एसेट्स हैं। और जब हम एसेट्स की बात करेंगे, ये हमारे कौन से एसेट्स कहलाएंगे? इनटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। हवा में है, नज़र नहीं आ रहे, लेकिन क्या है ये? एसेट्स। इज इट क्लियर? ये खर्चा जो है ना इसको हम कहते हैं इस सारे का सारा हवा में। क्या है? सारा का सारा हवा में। जब ये खर्चा सारे का सारा हवा में है, इसके कुछ रूल्स भी, कुछ रेगुलेशंस भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करते हैं। एप्पल ने $50 मिलियन लगाया आईफोन के
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईफ़ोन की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एप्पल ने खर्चा किया। क्या आपको सॉफ्टवेयर नज़र आएगा? क्या आप सॉफ्टवेयर को देख सकेंगे? नहीं। तो इसका मतलब एप्पल के पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप देख सकते हैं और बिल्डिंग को आपने कीमत अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ली $10 मिलियन की। सॉफ्टवेयर को तो देख नहीं सकते। तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? जी, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्या इसकी कॉस्ट क्या आएगी? क्या इसकी कॉस्ट हम 0 रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज़ नो। हम इसकी कॉस्ट कभी भी 0 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? कितना-कितना खर्चा हुआ? 50 का, ठीक है, 50 का रिकॉर्ड कर लिया। बिल्डिंग है, बिल्डिंग नज़र आ रही है। सॉफ्टवेयर बनाया, $50 मिलियन लगाया, $50 मिलियन का आपने अपना एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एसेट बिल्ड कर लिया। कल को सॉफ्टवेयर फेल हो गया, अब क्या करेंगे? आज एसेट बनाया, कल को सॉफ्टवेयर फेल हो गया, क्या करेंगे? अकाउंटिंग हमें क्या कहते हैं? यहाँ पे अकाउंटिंग फिर हमें बताएगी आईएस 38 के ऊपर कि भाई क्या है, कैसे है, हमने एसेट्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, किस तरह से लेके चलना है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, हमने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमने पैसों को कैसे बचाने हैं। बिकॉज़ अगर हम इसको शुतर बेमहार छोड़ दें, हम फ्री में छोड़ दें, आप आज एक सॉफ्टवेयर डेवलप करें, कल को सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा, जी खर्चा हो गया, आप इसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमने इन तमाम चीज़ों के लिए क्या किया है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमने फिर स्टैंडर्ड डेवलप किया जिसमें वो हमें सारा कुछ जो है वो बता रहा होगा कि हम किस तरह से लेके चलेंगे और क्या कुछ लेके चल रहे हैं। मेरा सवाल है कि आपने रिसेंट कोई बिगेस्ट टेक फेल्स देखे हैं? टेक इंडस्ट्री के, आईटी इंडस्ट्री के पिछले 5 सालों में या 10 सालों में बिगेस्ट फ्लॉप प्रोजेक्ट्स का नाम सुने? एनीवन? एनीवन? सोचे, सोचे, सोचे। सोचे, कोई ऐसा? वो तो देयर वर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, देयर वर मल्टीपल कंपनीज जो बंद हुई हैं। इंडियन एक टेक कंपनी थी बायजूस, आपने नाम सुना होगा। वो भी जिस तरह हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं वो भी थी, वो बंद हुई है। एप्पल कार, एप्पल की जो कार है, एप्पल ने उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, डेवलप करने की कोशिश की, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाए। इतना पैसा आर&डी में लगाया, वो सारा सारा ज़ाया हो गया। माइक्रोसॉफ्ट में भी जो एक्विजिशन की थी उसने लूमिया इंट्रोड्यूस करवाया था माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को एक्वायर करके, उनके वहाँ पैसे गए। आपने शायद किसी ने विंडोज़ फ़ोन का नाम सुना हो। लूमिया। सर वो जो विंडोज़ फ़ोन था, वो बेसिकली जो उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था, वो माइक्रोसॉफ्ट की वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, मेरे ख्याल से $8 बिलियन थी, समथिंग लाइक दैट थी। सर्च ज़रा कीजिएगा। आज कहीं पे आपको नज़र आ रहा है? दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल कि उस वक़्त उन्होंने विंडोज़ ओएस, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मोबाइल फ़ोन के लिए विंडो ओएस डेवलप किया, एसेट्स बनाया, बिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाएँगे, 3 साल में वो गया। आज विंडो फ़ोन एग्ज़िस्ट नहीं करता। याहू कहीं पे एग्ज़िस्ट करता है?
एमएसएन कहीं पे एग्जिस्ट करता है? पर ये रीसेंट एग्जांपल्स हैं। ये वो एसेट्स थे जिनमें बिलियंस ऑफ लगा था। हमने रिकॉर्ड किया, अब वो नहीं रहे। तो ये सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या है और क्या नहीं है। दिस इज़ द IAS 38। IAS 38 को ना अगर आप इंजॉय करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप इसको बर्डनाइज़ करेंगे तो बड़ा आप खपेंगे भी। देखें, आपने अपनी सीए की स्टडी को या तो आपने अपने लिए अट्रैक्टिव बनाना है। अब वो अट्रैक्टिव कैसे बनेगी? वो अट्रैक्टिव बनेगी कि आप उसको समझें, एन्जॉय करें, या आप फिर वही किताबों को रट्टे मारें और आप अपने लिए बर्डनाइज़ करें। चीज़ों को प्रैक्टिकल जो है वो क्या करना है, आपने लेकर चलना है। तो आपको सारी मैंने बैकग्राउंड, सारी मैंने कहानी जो है वो समझाई कि भाई हम क्यों आए हैं, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम IAS 38 की क्यों चीज़ जो है, IAS 38 की क्यों नीड हमें जो है वो क्या हुई है, पेश आई है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज़ वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग एंड दे आर टाइमली इवॉल्विंग। 2020 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चैट जीपीटी आएगी, हम वहाँ पे ये चीज़ कहेंगे, हमें एक्सप्लेन कर देगी। 2022 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नैनो बनाना आएगी और ये सारा कुछ कर देगी। आपको पता है अब ये बड़े-बड़े जो बिलियंस ऑफ रुपीस की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी वो ठुक गई है। एज़ ऑफ टुडे एडोबी फोटोशॉप का यूज़र कम होता जा रहा है। कैनवा, उस कैनवा जैसा टूल ने एआई इंटीग्रेट कर दी है। अब ये सारा कुछ रैपिडली चेंजिंग हो रहा है। अभी क्लॉड का मीथियोस आ जाएगा, पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। वो इतना तबाही सिस्टम होगा कि वो आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग तक यूँ कर देगा, इमेज जनरेशन यूँ कर देगा। वो इतने ज़बरदस्त मॉडल्स हैं। तो ये सारा कुछ रैपिडली डेवलप हो रहा है। इस रैपिडली डेवलपमेंट को हमने क्या करना है, अकाउंट फॉर करना है। अब आप खुद सोचें ज़रा, आप खुद सोचें, आपको नौकरी मिल गई है और आप जॉब कर रहे हैं किसी ऐसी कंपनी में जो सॉफ्टवेयर बना रही है, या आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आपको जॉब मिल गया जो एआई मॉडल्स बना रही है, तो वहाँ पे ये सारा कुछ आपके माइंड में आएगा। आप वहाँ पे ये नहीं कहेंगे सर हमने तो पढ़ा नहीं था। सर वहाँ पे आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना है, तो सीखना है। IAS 38 का स्टैंडर्ड हम पूरे का पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। सीफैप में जाके वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट स्टैंडर्ड, इसको आपने यहाँ पे पूरा के पूरा करना है। IAS 33 यहाँ पे पूरा करना है, 38 आपने यहाँ पे पूरा करना है। लीज की थोड़ी सी एडजस्टमेंट सीफैप 1 में पढ़ेंगे, देन 37 इफ्रिक 1 SI 62, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे करना है। तो इनकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जब आप सीआर की तैयारी कर रहे हो ना, तो सीआर की तैयारी करते हुए एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो डाउनलोड द एग्जामिनर कमेंट्स ऑफ द लास्ट 5 अटेम्प्ट एंड रीड देम। उनको एग्जामिनर कहता है कि भाई मैं बच्चों को इसलिए फेल कर रहा हूँ बिकॉज बच्चे रिलायज ओनली ऑन पास्ट पेपर। आप सिर्फ अगर पास्ट पेपर करेंगे, सिर्फ पास्ट पेपर करके चलेंगे, सिर्फ पास्ट पेपर करके निकलेंगे, वो अदर देन पास्ट पेपर पूछेगा, कहेंगे हैं ये क्या हो गया। तो नॉलेज गैदर करें, सोचें, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट का स्पेक्ट्रम ब्रॉड करना है आपने। अपने आप को सिर्फ पास्ट पेपर तक बाउंड नहीं करना आपने। गॉट इट? तो इंटैंजिबल एसेट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अब इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है? ये चैप्टर आपके लिए न्यूमेरिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए शॉर्ट न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जब आपके रिकग्निशन क्राइटेरिया आएगा, वहाँ पे जाके हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑल एस्पेक्ट, इन ऑल पर्सपेक्टिव है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अब क्या होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट? आइडेंटिफाइएबल नॉन करंट एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। यू कांट टच them, लाइक राइट नाउ आई एम टचिंग माई लैपटॉप, बट यू आर सीइंग द स्क्रीन। आप इस वीडियो को एक प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप इसको सॉफ्टवेयर पे देख रहे हैं। यू कांट यू कांट टच दैट सॉफ्टवेयर, आई कांट टच दैट सॉफ्टवेयर। तो ये एक एसेट है। अब कौन कौन से होंगे हमारे पास? इसमें हमारे पास आ जाएगा सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस,
एक्सपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट कोटा, रूट हो गए, ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस, फार्मूला, रेसिपीज़, कस्टमर लिस्ट आ गई। उसके अलावा अभी ये जो हमने वेबसाइट्स की बात की हैं, वो इसमें आ जाएँगी। उसके अलावा एआई मॉडल्स, बिकॉज़ अब थोड़ा-सा मैं आपको प्रैक्टिकल लेके जाऊँगा और मैं आपको बार-बार एआई के एग्ज़ाम्पल दूँगा कि इसके ऊपर भी हम इस तरह चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। इनको हम क्या कहते हैं? इंटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब इंटैंजिबल एसेट्स हैं क्या एसेट्स? हम इनको एसेट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज़ ये वो रिसोर्स हैं जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कि माज़ी में हमने इन्हें खरीदा था, माज़ी में हमने इनको एक्वायर किया, जिसकी वजह से हमारे पास इनका कंट्रोल आ गया, हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और मुस्तक़बिल के हम बेनिफिट्स इनसे हासिल कर रहे हैं। हम इनके मुस्तक़बिल के बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? एसेट्स कह रहे हैं। अब आएगा जी इनका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि हमने कब इनको रिकॉर्ड करना है, कब इनको हम एसेट्स मानेंगे, या कौन-सा इनका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा, उसको हमने यहाँ पे देखना है। आईएएस 16 का आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया याद है? कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट रिलायबली मेजरेबल हो, और जब प्रोबेबल हो कि आपको उस एंटिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनफ्लो होंगे, आप उसको एसेट मान लेते हैं। आप आईएएस 40 में गए, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, तो आपने वहाँ पे भी रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा था कि 2 बातें हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट को रिलायबली मेज़र कर सकें, और हमें ये प्रोबेबल है कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं, वो हमें मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम इसको लेकर चल रहे होंगे, हम उसको मान रहे होंगे। वो जो हमने वहाँ पे देखा था, वो जो हमने वहाँ पे देखा था, वही सारे का सारा हमारा क्या है? रिकग्निशन क्राइटेरिया इधर ये, कि प्रोबेबल हैं कि उसके जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो हमें इनफ्लो होंगे, और हम एसेट्स की कॉस्ट को रिलायबली मेज़र कर सकते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। और इनिशियल मेज़रमेंट किसके ऊपर होगी? इनिशियल मेज़रमेंट हमारी किसके ऊपर होगी? हमेशा कॉस्ट के ऊपर हो रही होगी। और कॉस्ट की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वही हैं जो आप आईएएस 16 में पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पे चूँकि लिखा है कि आईएएस 16 में, तो आईएएस 16 में कॉस्ट के हमने कौन-कौन से एलिमेंट्स पढ़े थे? अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम सबसे पहले ले लेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, तो कॉस्टिंग में हमारे पास क्या आएगी? हम यहाँ पे लेंगे उस एसेट्स की परचेज़ प्राइस, कि हमने वो एसेट कितने का खरीदा। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर कितने का खरीदा, मैंने लाइसेंस कितने का लिया, इसके ऊपर आ जाएगा। उसके में से अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला, ख़ास तौर पर ट्रेड डिस्काउंट जो हो गया, वो हम इसमें से क्या करेंगे? वो हम इसमें से लेस करवाएँगे। अगर हमें इसमें से कोई रिबेट मिला, वो हम क्या करवाएँगे? इसमें से लेस करवाएँगे। तो ये मेरे पास आ जाएगी उसकी नेट परचेज़ प्राइस। इसमें फिर हम चूँकि ऐड करेंगे डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस। हम क्या ऐड करेंगे? डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस। क्या ऐड करेंगे? डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस। वो हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब वो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस इनके लिए कौन से आ जाएँगे? सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, लाइसेंस की बात कर रहे हैं, वो इसमें से आ जाएँगे। आगे जाके हम डिटेल पढ़ेंगे, जैसे लाइसेंस फ़ी आ जाएगी, आपके पास कस्टमाइज़ेशन वगैरह की ऑप्शन सॉफ्टवेयर्स की, वो आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो आप इसमें ऐड करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ द एसेट आ जाएगी, कि ये आपके इंटैंजिबल एसेट की कॉस्ट है। अगर सवाल में आएँगे, हम सवाल में देखेंगे क्या कुछ ऐड करना है, क्या कुछ ऐड नहीं करना। तो आपने बस एक असूल याद रखना है। वो असूल क्या होगा? कॉस्ट ऑफ परचेज़ प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। और जहाँ पे हम डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट की बात करें, ये बेसिकली कौन-सी कॉस्ट होगी? ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। ये कौन-सी होगी? डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब ये वो कॉस्ट है कि विच इज़ नेसेसरी फॉर दैट एसेट, या ये वो खर्चा है जो इस एसेट की वजह से हो रहा है, तो इसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा
आपके लिए एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ये? इसको अगर नोट डाउन करना है कर लें, फिर मैं ज़रा आगे चलूँ और आगे बढ़ें। जल्दी नोट करें, शाबाश। हाँ, भी नोट कर लिया। अब इसमें सवाल ये है, क्या हर तरह के एसेट्स इंटैंजिबल्स हम कैपिटलाइज़ करेंगे? बिकॉज़ द थिंग इज़ दैट कि ये इंटैंजिबल्स जो हैं एसेट्स हैं, और जो एसेट्स को फ़ॉलो करेगा, उसको हम क्या करेंगे? हम उसको कैपिटलाइज़ करेंगे। ये हमने असूल जो है वो पढ़ा हो। एसेट है, हमने कहा जी ठीक है। क्या करेंगे? कैपिटलाइज़ करेंगे। हमने कहा ठीक है। हम क्या कर लेंगे? कैपिटलाइज़ कर लेंगे। ओके, समझ लग गई, हम कैपिटलाइज़ जो है वो कर लेंगे। लेकिन क्या हर इंटैंजिबल कैपिटलाइज़ होगा? सवाल यहाँ पे सवाल यहाँ पे है, क्या हर इंटैंजिबल कैपिटलाइज़ होगा? द आंसर इज़ नो। कुछ ऐसे इंटैंजिबल्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं तो हमारा एसेट, दिखने में बिज़ार एसेट हैं। दे आर गिविंग वैल्यू टू अस, लेकिन हम इन्हें कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। उसका असूल जो है ना, वो असूल याद रखिएगा, बेंचमार्क रूल जो है कि किन एसेट्स को हम कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे, वो है इंटरनली जनरेटेड। कौन से? इंटरनली जनरेटेड, जो हमारे खुद के पैदा किए हुए, जो हमारे खुद के पैदा किए हुए हैं, जो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, उनको हम कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। अब सबसे पहले है जैसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये जो हमने खुद अपनी गुडविल जो हमारी बनाई हुई है कि हमारे ख़्याल से है, इसको हम कभी भी इंटैंजिबल एसेट के तौर के ऊपर नहीं कैपिटलाइज़ करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज़ ये सेपरेबल रिसोर्स नहीं है, ये एक अलग रिसोर्स नहीं है। सेपरेबल क्या होगा? आगे जाके हम मेजरमेंट रूल पढ़ेंगे, उसमें हम एक क्राइटेरिया पढ़ेंगे पायरेट का, उसमें हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन अभी यार देखना, बिकॉज़ ये सेपरेबल रिसोर्स नहीं है कि हमने इसको एक्वायर किया नहीं है, हमने इसको बनाया कितने रिसोर्सेज़ से, हम इसको वाज़िया वैल्यू नहीं कर सकते। इंटरनली जनरेटेड को हम कभी भी नहीं करते। हाँ,
जो परचेज गुडविल होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो क्या करते हैं, हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। वे परचेज गुडविल हमारी कहाँ जाएगी, जब हम परचेज गुडविल की बात करेंगे तो परचेज्ड गुडविल हमारे सिलेबस में IFRS 3 आएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन का। बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे परचेज गुडविल की। अब परचेज गुडविल कहाँ पे आएगी, बेसिकली ये पेरेंट है और ये है हमारे पास सब्सिडरी। हमारे पास पेरेंट है और सब्सिडरी है। आपने क्या किया है, आपने इसको एक्वायर कर लिया, आपने इसको खरीदा, तो अब आप यहाँ पे उसकी गुडविल भी खरीद रहे होंगे एसेट्स। अब वो गुडविल कैसे आएगी, हम यहाँ पे लेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। हम क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, कि हमने कितने की इन्वेस्टमेंट की। फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्टमेंट की 700 की, ये इतने की हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके खरीद ली। इसमें हम ऐड करेंगे एनसीआई, एनसीआई होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो है 200 का। तो ये कितना बना, टोटल 900। मतलब ये जो कंपनी है इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया, जो हमने खरीदी, हम जाके इसको तो सॉल्यूशन बड़ी तफसील में पढ़ते हैं। अब इसको सिर्फ याद रखें वर्किंग के तौर के ऊपर कि हमने इस कंपनी में 700 लगाया और हमारे जो अलावा लोग थे उनका कितना कंपनी में 200, तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी है 900। इसमें से हम लेस करवा देंगे इसी कंपनी के नेट एसेट्स, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। जब नेट एसेट्स की बात करते हैं, नेट एसेट्स हमारे क्या होते हैं, बेसिकली नेट एसेट्स होते हैं हमारे पास एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मतलब इक्विटी। हम जो नेट एसेट उस दिन के होंगे वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ से लेस करवा रहे हैं, हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे लगा पता कि यार ये जो नेट एसेट्स जो हैं, जिस दिन हम कंपनी खरीदने गए थे उस दिन कंपनी के नेट एसेट्स जो हैं वो थे 500 के। कितने के, 500 के। अब ये क्या चीज़ बता रही है, ये चीज़ कितने की थी, 500 की। चीज़ कितने की ली, 900 की। तो 900 वाली चीज़ हमने कितने की, 500 वाली चीज़ कितने की ली है, 900 की ली है। तो ये जो 400 एक्स्ट्रा पे किया है हमारा, ये हमारी क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, गुडविल। इसको हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। इसको हम क्या कहते हैं, परचेज गुडविल। ये जो परचेज गुडविल होती है इसको हम अपना नॉन करंट एसेट्स में शो करते हैं। और नॉन करंट एसेट्स किसके होंगे, ग्रुप के। जो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, हम वहां पे कहेंगे जी ये 400 रुपए की गुडविल है। अगर आपको वो 400 रुपए की गुडविल लिखी नजर आ रही है, इसका मतलब ये हमने खरीदी है। हमने कोई XYZ कोई ABC कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें से जो हमने उसकी वैल्यू जो बाय की है वो है। और इसको फिर हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी हम एनुअल इम्पेयरमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। इस तरह से हम इसको, तो ये परचेज गुडविल जो है वो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका अकाउंट फॉल करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब चूंकि ये परचेज गुडविल है तो उसको हम फिर अपना एसेट मानेंगे। तो देखें, अगर आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, क्या है आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये सब्सिडरी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ABC कंपनी है, उस एबीसी कंपनी को पता है कि यार मेरी तो नाम ही बड़ा है, नाम ही काफ़ी है। लेकिन जो एबीसी कंपनी का नाम ही काफ़ी है वो उसको वैल्यू नहीं कर सकते कि 1 करोड़ का नाम है, 2 करोड़ का नाम है, 3 करोड़ का नाम है, 4 करोड़ का नाम है, 5 करोड़ का नाम है। दे कांट वैल्यू दैट नाम, बिकॉज़ वो उनका अपना इंटरनली जनरेटेड है। और इंटरनली जनरेटेड का मतलब है कि आप उसको सेपरेबल ही नहीं कर सकते, आप उसकी अलग से कॉस्ट भी मेजर नहीं कर सकते। इफ यू कैन नॉट मेजर द कॉस्ट अलग से तो ठीक है, दैट्स इट, कहानी खत्म। लेकिन मैंने जब जाके उस कंपनी के एसेट्स खरीदे, मैं कहा भाई मुझे दे दें अपने एसेट्स, कितने, 70%, कितने के, 700 के। अब मैं उस कंपनी के 70% का मालिक बन गया हूँ 700 दे के। जो रिमेनिंग 300, जो रिमेनिंग 30% है उन्होंने कंपनी में 300 डाला है। तो इसका मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू बनी 1000। अब मैंने कहा भाई तो कंपनी 1000 की है, इसके नेट एसेट्स आज कितने के हैं, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज ऐसे की वो तो ही 500। इसका मतलब 500 वाली चीज कितने में ले ली हमने, 1000 पे। तो जो एक्स्ट्रा 500 दिया वो क्या है, गुडविल। ये परचेज्ड है, ये खरीदी हुई है। ये खरीदी हुई गुडविल इज माय एसेट, इफ इट इज माय एसेट तो इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एज माय नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल्स में जाएगा। और इसकी हम क्या करेंगे, एनुअल इम्पेयरमेंट कर रहे होंगे।
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर गुडविल जो है उसको हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरह से लेके चल रहे होंगे। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी भी कैपिटलाइज़ नहीं होगी। परचेज़ गुडविल जो होगी, जो हमने खरीदी होगी, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा अपना एसेट मानेंगे और उसको हर साल अपना इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग में लेके जा रहे होंगे। अमोर्टाइज़ नहीं होगी और इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे टू find the relevant goodwill. Is it clear to everyone? उसके बाद है हमारे पास इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स अदर देन गुडविल। ये हमने गुडविल को सेपरेटली कर दिया बिकॉज़ हमारे पास इंटरनली जनरेटेड एसेट्स की कैटेगरीज़ के ऊपर आए, तो हमने कहा जी हमारे पास एसेट्स हैं, उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा जी हमारे पास एसेट्स हैं इंटेंजिबल्स, हमने कह दिया जी हमारे पास जो इंटरनली जनरेटेड हैं, उसकी हमने क्या कर दी क्लासिफिकेशन। हम ज़रा इसकी बेहतर क्लासिफिकेशन करते हैं। हमने कहा जी हमारे पास क्या है, हमने कहा जी हमारे पास इंटेंजिबल्स हैं और इंटेंजिबल्स की हमने फिर 2 क्लासें कर दी। एक है जी हमारे पास परचेज़्ड, एक है हमारे पास इंटरनली जनरेटेड, ये हमारे खुद के पैदा किए हुए। परचेज़ का सिंपल है, खरीदोगे तो हमारे एसेट बनेंगे। इंटरनली जनरेटेड की बात करें तो इसमें भी हमने 2 कैटेगरीज़ बना दी हैं। एक है गुडविल और दूसरे हैं हमारे पास अदर एसेट्स। गुडविल कभी भी एसेट नहीं होगा। अब हमारे जो अदर एसेट्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या हैं और कैसे हम उसको लेकर चल रहे हों। तो इंटरनली जनरेटेड आइटम्स हमें लग गया पता कैपिटलाइज़ नहीं होंगे, तो कौन-कौन से हैं? गुडविल है, ब्रांड्स हो गई, जैसे बाटा सर्विसेज़ और सफायर, इस तरह के हो गई। मैस्टर्ड हो गए, वो जो होते हैं ना टाइटल पेजेज़ होते हैं, बड़े जैसे ये किताब है, किताब का टाइटल पेज है। ये किताब ऐसे पढ़ी नहीं है मेरे पास, यहाँ पे कोई पढ़ी तो दिखाता। वो किताब का टाइटल पेज जो होता है, वो भी एक आपका एक इंटेंजिबल एसेट है। कस्टमर लिस्ट हो गई, अ, ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। एम्प्लॉइज़, अच्छा मुझे बताएँ, आपके ख़्याल से एम्प्लॉइज़ आपके एसेट हैं? एम्प्लॉय आपके एसेट्स हैं? आप एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं। देखें, यहाँ पे ना ये वर्ड, हम जितनी बात कर रहे हैं, वो है कंट्रोल से रिलेटेड। ये सारा कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल है तो एसेट है। बेसिकली कंट्रोल है तो एसेट है। एम्प्लॉइज़ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जब एम्प्लॉइज़ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो ये एसेट कभी भी नहीं होते। आप आज एक एम्प्लॉयी को बुलाएँ, उसको ट्रेन करें, ट्रेनिंग दें, सब कुछ प्रोवाइड करें, वो कल मर जाए, कंट्रोल नहीं है, एम्प्लॉइज़ में नहीं आ रहे होते। अच्छा, ये सारा कुछ ना, ये सारा कुछ रिमेंबर, ये सारा कुछ खुद बनाया, ये सारा कुछ अगर हमने खुद बनाया, तो रिमेंबर नॉट इंटेंजिबल, ये हमारे एसेट नहीं है। लेकिन अगर हमने ये परचेज़ की हैं, अगर हमने ये परचेज़ की हैं, फिर ये कैपिटलाइज़ होंगी, फिर ये हमारा क्या बनेंगी? डन?
तो रिमेंबर दैट इज़ नॉट हार्ड बाउंड रूल कि जी कस्टमर लिस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट होती हैं। ना भी है। भाई कस्टमर लिस्ट खरीदी है तो एसेट बनाओ इंटैंजिबल। यहाँ पे भी ना जो ये हमने बात की है, ये इसी रूल से आती है आईएफआरएस 3 जो बिज़नेस कॉम्बिनेशन है। जो हमारा रूल है स्टैंडर्ड बिज़नेस कॉम्बिनेशन का आईएफआरएस 3। आईएफआरएस 3 वर्सेस आईएस 38। आईएस 38 आईएस 38 कहता है इंटरनल जनरेटेड चीज़ें जो है, जो आपकी इंटरनली जनरेटेड चीज़ें हैं, ये आपके एसेट नहीं है। लाइक कस्टमर लिस्ट हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ये नहीं है। आईएफआरएस 3 कहता है जब आप बिज़नेस खरीद रहे हैं तो आपने इनको एक्वायर किया। जब आपने इनको एक्वायर किया है, आप इनको क्या बनाएँगे अपना एसेट बनाएँगे, जो उनकी फेयर वैल्यू होती है उसके ऊपर। और ये एसेट बनते भी किसके ऊपर हैं, उसका आपकी फेयर वैल्यू पे हम इनका एसेट बना के बैठे होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है बिकॉज़ मैं आपको साथ-साथ कंसोलिडेशन के पॉइंट बता रहा हूँ। ये वाला पॉइंट कंसोलिडेशन में बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको पेपर में सवाल होगा, एक सवाल होगा आपके पास इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का सवाल कर रहे होंगे, वहाँ पे कस्टमर लिस्ट आएगा, जी अपनी जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है, आप कहेंगे जी इसको एक्सपेंस आउट कर दो, ये नहीं होनी चाहिए, हम इसको एसिड नहीं मानते। आप जाएँगे लॉन्ग का सवाल कर रहे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में उसने देखा होना है कि जी आपने जो बिज़नेस एक्वायर किया है, उसमें आपने कस्टमर लिस्ट भी एक्वायर की है, तो वहाँ पे उसको एक्वायर करके एसिड बनाना है। बिकॉज़ जो खरीदोगे, वो आपने कैपिटलाइज़ करना है, ये असूल याद रखना है। ये छोटी-सी बात है, लेकिन छोटी-सी बात 2 स्टैंडर्ड्स को आपस में लिंक करती है। ये कंसोलिडेशन और आईएस 38 का कॉमन पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। बिकॉज़ मेजॉरिटी मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, वो इसी पॉइंट में करते हैं कि एक स्टैंडर्ड के मुताबिक वो चीज़ नहीं है, बट दूसरे के मुताबिक वो चीज़ है। जब हम आईएस 38 का सवाल कर रहे हैं, तो हम इसको एसेट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, हम बिज़नेस कॉम्बिनेशन में डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको एसेट मानेंगे। तो ग्रुप के लिए एसेट है, अपने लिए ये एसेट नहीं है, ये बात क्रिस्टल क्लियर आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इज़ इट क्लियर? ये सबको क्लियर है? ये बात फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ऑन योर फिंगर टिप्स। उसके बाद कुछ और डेफिनेशन छोटी-छोटी। अमोर्टाइज़ेशन क्या होती है? जैसे हमने पढ़ी थी ना डेप्रिसिएशन, हम एसेट्स की डेप्रिसिएशन पढ़ते आए हैं, सेम उस तरह हमारी क्या होती है अमोर्टाइज़ेशन। अमोर्टाइज़ेशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ में हमने क्या करना है, उसको एलोकेट करना है। डेप्रिशिएबल अमाउंट का कहा है इसने, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी? जब हम डेप्रिशिएबल अमाउंट की बात करेंगे, तो वो क्या होगी? दैट विल बी कॉस्ट माइनस रेज़िडुअल वैल्यू, इसको डेप्रिशिएबल अमाउंट कहेंगे। और इसको लाइफ के ऊपर आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? अमोर्टाइज़ेशन। तो फिज़िकल एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है, इंटैंजिबल एसेट्स की क्या होती है? अमोर्टाइज़ेशन होती है। उसके बाद यूज़फुल लाइफ क्या होगी? नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप अपनी लाइफ पे प्रोड्यूस करेंगे या एंटिटी कितने साल इस्तेमाल करेगी, वो होती है। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? आप इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ के आ चुके हुए हैं। आप कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे किससे? आप कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। आप किससे कंपेयर करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट में हम क्या लेंगे? 2 चीज़ें। हम लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। जो इसमें से हायर होगा, वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट। तो ये हम इम्पेयरमेंट निकाल। गॉट इट? तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है?
कैरिंग अमाउंट क्या होती है, पेमेंट लॉस क्या होता है, यूज़फुल लाइफ क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या है। ये कुछ छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे रिकॉल जो है वो कर लिए। यहाँ तक सबको क्लियर जितना डिस्कस किए? बिकॉज़ अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बात करेंगे इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल्स का, रिसर्च का, डेवलपमेंट का, इनके फेजेस की हम सारी डिस्कशन जो है फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर गाना भी द इम्पॉर्टेंट वन, इसमें सारा क्रक्स जो है वो हम निकाल लेंगे कि भाई रिसर्च का क्या करना है, डेवलपमेंट का क्या करना है। तो फिर कुछ ऐसे इंटैंजिबल्स ऐसे होंगे जो डेवलप हो जाएंगे, उनको हमने क्या करना है। तो ये सारा कुछ जो है फिर वो हम क्या करेंगे, हम ये डिस्कस आउट करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए टेक्निकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको हम फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस आउट कर रहे हैं। ठीक है जी।